सुभाष चंद्र बोस को 1945 में मरा हुआ घोषित कर दिया। सावरकर को गाली देने वाले सड़क पे जिंदा घूम रहे हैं, यह भी शर्म की बात है। लेकिन हम उस दौर में हैं, इसलिए हम खुश हैं। न हमारे पास करोड़ों रुपया है, न कोठी है, न बंगला है, न कोई ऐसा करने का शौक है, लेकिन कम से कम इस भाव से यह पता चलता है कि जिसके जो भाग्य में लिखा है वो उसको मिलेगा, उससे पहले और उसके बाद नहीं मिल सकता। सरदार पटेल को जिन्होंने उसका कद छोटा करने की कोशिश की, आज दुनिया के किसी कोने से खड़े हो जाइए, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति उसी की लगी हुई है। सरदार पटेल के परिवार में से लोगों ने कोई कभी टिकट मांगने नहीं आए, कभी कोई मुहिम नहीं चलाई, ये ऐसा होता है। सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोग कहां हैं किसी को नहीं पता। हम में से कोई जो 8-10 लोग थे, मैं, जी.डी. बख्शी, आर.एस. सिंह, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, पवन सिन्हा साहब, प्रोफेसर कपिल कुमार, ये 10-12 लोगों ने एक मुहिम चलाई। और जब हम ये मुहिम चलाते थे तो बहुत से निराशावादी लोग या जिनका कोई अल्टीरियस मोटिव होता था, क्या बेकार के काम कर रहे हो। हमने कहा आपने 100 साल से बहुत से अच्छे काम किए, आप ही करिए, हमें यही बेकार का काम करने दीजिए। हम जो करके जाएंगे बाद में तय होगा। जिस सुभाष को भारतीय राजनीति से गायब कर दिया, समाप्त कर दिया, कोई उसको एक्सीडेंट में मारा हुआ बताता है, फिर 1958 तक आप ऑफिशियली उसके घर की जासूसी करते हो। आप सोचिए कि कैसे वो समय आया और सुभाष चंद्र बोस आज भारत की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र इंडिया गेट पे 28 फीट की मूर्ति लगी हुई है। ये आने वाली नस्लें पूछेंगी कि सुभाष चंद्र बोस कौन था जिसकी यहां मूर्ति लगाई है। जब आप उसके बारे में बताएंगे तो पता चलेगा कि सुभाष चंद्र बोस वो आदमी है। तब वो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तब वो बच्चे जिनके पास आज लैपटॉप वाले बच्चे हैं, तब वो अपने आप तय कर लेंगे। तब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि चचा के नाम से 5000 योजनाएं चल रही हैं, तब भी चचा को कोई अब याद नहीं कर रहा है। इसलिए सुभाष के नाम से तो नहीं चली ना। तो जब यह तुलनात्मक अध्ययन होगा कि भाई सुभाष यहां कैसे आए, तब लोगों से पूछा जाएगा और तब वो घटना बताई जाएगी कि भारत में 1946 की 6 घटनाएं और अखंड भारत का अगर पहला कोई प्रधानमंत्री था जिसने अपने बलबूते पर चुनौती दी पूरे विश्व को, ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी उसने, और 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की। और विश्व के 9 देश, जिसमें जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश थे, उन्होंने भारत की आजादी को मान्यता दी। सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री बनने की मान्यता दी। एक ये कैरेक्टर है आपके पास जिसको हमारे समाज ने भुला दिया, क्योंकि हमारे समाज में भी बड़े चाटुकार लोग थे। और आज भी हम भले ही सुभाष की बात कर लें, सावरकर की बात कर लें, लेकिन अपने बेटे को तो चचा नेहरू ही बनाएंगे, सावरकर नहीं बनाएंगे। तस्वीर तो घर में फूल वालों की लगनी है, सुभाष की नहीं लगनी, क्योंकि सुभाष बन जाएंगे तो आपका बेटा वो फिर बड़ी मोटी रकम कैसे कमाएगा। लेकिन यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि सुभाष भी खड़े हो गए, सरदार पटेल भी खड़े हो गए, और जिस आदमी को गांधी की हत्या में फंसाने की कोशिश की गई, इसलिए जब आप अपना हीरो ये सोच के बदलते हैं ना कि समय की मांग है, जो चुनौतियों से आपका राष्ट्र गुजर रहा है, इन चुनौतियों का जवाब यही दे सकता है जब आप उसका सरनेम नहीं देखते, तब आप उसकी क्षमता देखते हैं। तब वीर सावरकर 28 मई को आजाद भारत की संसद का उद्घाटन जानबूझ के 28 मई को किया गया, और उसी भवन में सबसे बड़ी स्टेचू अंदर लगी हुई है। और भारत का प्रधानमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए पूरी दुनिया ने देखा कि सावरकर को श्रद्धांजलि दे रहा है। बस खत्म कहानी। ये जो आज पार्लियामेंट बनी है, ये गलतफहमी है, किसी पार्टी ने बनाई है, मैं भी नहीं मानता। आपने लगातार ये एहसास कराया अपने राजा को
और अब क्योंकि आप फिर दोबारा से उसी पटरी पे जा रहे हैं, इसलिए इस सेमिनार की जरूरत पड़ी। इसलिए मैं कुलदीप दत्ता साहब को मुबारकबाद देता हूं कि कम से कम आपने ऐसे समय में किया है। ये जिंदा रखना है, क्योंकि हिंदू को जल्दी सोने की आदत बहुत है, बहुत जल्दी हिंदू सो जाता है। सावरकर आप सोच नहीं सकते हैं कि आप जिसको गद्दी पे बिठाया है और आप कहते हैं कि वो ये कर रहा, वो ये नहीं कर रहा। वो पहला इस देश का ऐसा आदमी है कि हजारों लोग और नेता ऐसे हैं कि अपनी मार्केट में उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ क्या है, इसके लिए पीआर एजेंसी हायर करते हैं। ये गुजराती ऐसा है, थाली बजवाता है, पता चल जाता है कितनों ने बजाई है, यही मेरा पीआर से पता है कि मेरी मार्केट वैल्यू कितनी है। ये पैसे नहीं खर्च करता है और बीच बीच में कहता है तिरंगा लगाना है, देख गिन लेता है कितने लगे। उन्होंने कहा 10 करोड़ लगे, बस मेरी टीआरपी ठीक चल रही है। उस आदमी को इस बात का बोध था कि 2014 और 2019 शुद्ध सनातनियों ने किया है, किसी भाईजान ने नहीं किया है। और उसके दबाव में उनको पता था कि मैं यहां किस कारण से आया हूं। ये गुजरात का विकास वीर सिंह चौहान, ये बहुत से दिखे हमने, सब जानते हैं। इस बात को मैं यहां कह रहा हूं और जानबूझ के कह रहा हूं कि जो थोड़ा भटकने लगे हैं, जो उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, उनको अलर्ट करना चाहता हूं। 2002 का हीरो था, इसलिए आपने चुना। इसको पॉलिटिकली इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाए, नहीं देखो यार हमें ऐसा दिखना है, नहीं दिखना, बिल्कुल नहीं दिखना हमको। इसलिए यहां जो मान्यवर खड़े थे, अगर आज भी 2023 में आप शत्रु के बनाए नैरेटिव में खड़े हुए हैं, सारे धर्म बराबर हैं। जब आप ये बोलते हैं तो ज्ञान के रूप में भी कह रहा हूं, साइंटिफिकली भी कह रहा हूं, हिस्टोरिकली भी कह रहा हूं। जब सारे धर्म बराबर हैं तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि सनातनी गंदी नाली से समुद्र की तुलना कर रहा है। हम धर्म का अर्थ हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में पूजा पाठ नहीं है। हमारे यहां धर्म का अर्थ होता है आपका अपना कर्तव्य। एक पिता का क्या कर्तव्य है, एक मां की क्या ड्यूटी है, एक बेटे की क्या ड्यूटी है, एक पत्नी की क्या ड्यूटी है, हम उसे धर्म कहते हैं। तब हम कहते हैं राजा से कि राजा को राज धर्म या नहीं, जो उसकी ड्यूटी है उसका पालन करना चाहिए। ये मूर्खों ने चलाया और हमने उसे आगे बढ़ाया। मंदिर और मस्जिद एक ही है, भगवान के घर है। मस्जिद में कश्मीर में देखा क्या रखा हुआ था, और इस्लाम, जो इस्लाम को नहीं जानते, एकेडमिकली नहीं जानते, सुनी सुनाई बातें बहुत करते हैं, इस्लाम में मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है। जिन्हें वो साहब लगा के बात करते हैं, जहां उन्होंने नमाज पढ़ी थी उसको बहुत पहले सऊदी अरब ने तोड़ ताड़ के फेंक दिया। मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है, इसलिए